अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरे बड़े बेटे की मौत के बाद मेरा छोटा बेटा बहुत चुप-चुप रहने लगा था। अब इसने हम लोगों के साथ वक्त गुजारना भी छोड़ दिया था। उसकी ये खामोशी मुझे बहुत तकलीफ देती थी क्योंकि मैंने इसे हमेशा ही हंसते-खेलते देखा था। वो हमेशा या तो शरारतें कर रहा होता था या फिर दूसरों को तंग करने में मगन होता था। मैं पूरा दिन इसे मना करती रहती थी और इसे टोकती रहती थी, लेकिन अब तो यूं लगता था जैसे अपने बेटे को पुकारे हुए मुझे एक लंबा अरसा गुजर गया हो। यही बात सोचकर अक्सर मेरी आंखों में आंसू ठहरे रहते। मैं अपने शौहर से भी अपनी परेशानी का जिक्र करती थी। कभी कभार मेरा दिल करता था कि अपने बेटे को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाऊं और इसका इलाज करवाऊं, क्योंकि इसकी हरकतें भी बहुत अजीबोगरीब हो गई थी। वो एक ही जगह पर बैठा रहता और घंटों घंटों तक एक ही चीज़ को देखता रहता था। एक और चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फिक्रमंद कर दिया था, वो इसकी प्रिंसिपल साहिबा की दरख्वास्त थी, जिन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर मुझसे इल्तजा की थी कि मेहरबानी फरमाकर अपने बेटे को इस स्कूल से निकाल कर किसी और स्कूल में डालें, क्योंकि आपका बेटा इस स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है। प्रिंसिपल साहिबा की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए तो मैं हैरान और परेशान रह गई थी और इनसे पूछने लगी कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं है या उसने किसी से किसी किस्म का कोई झगड़ा किया है? उन्होंने तेजी से नफी में सर हिलाया और कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस बार मसला बहुत बड़ा है। वो अपने से कम उम्र लड़कियों को घूरता रहता है। पहले जब बच्चे मुझे इसके बारे में शिकायत लगाते थे तो मैं इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अपने भाई की मौत की वजह से बहुत परेशान रहने लगा है और इस तरह के बच्चे ऐसी हरकतें करते ही हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि वो एक जगह पर बैठकर एक ही चीज़ को देखते रहते हैं। मैंने ये सोचकर इस मसले को नज़रअंदाज कर दिया कि हो सकता है कि वो लड़कों को भी इसी तरह से बैठकर घंटों तक घूरता रहता हो। लेकिन जब मैंने खुद ये सब कुछ देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो सिर्फ लड़कियों को ही अजीबोगरीब नज़रों से देखता था। जैसे ही वो लड़कियों को देखता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। और जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया था वो ये थी कि इसकी क्लास की एक लड़की थी और वो गूंगी थी। मुझे कल ही एक लड़के ने बताया था कि आपका बेटा उसे परेशान कर रहा था। जब वो अपने मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते तो आपका बेटा खुलखुला कर हंसता। यूं लगता जैसे उसे ये सब कुछ देखकर बहुत खुशी हो रही हो। अगर मैं आपको साफ अल्फाज में बताऊं तो आपका बेटा उसे बेबस करके खुश हो रहा था, और ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप इससे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं और इसका दिमागी इलाज करवाएं, वरना मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मैडम की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए तो मेरा दिमाग माफ हो गया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर मेरा शौहर भी आ गया। जब मैडम ने उससे वही बात की तो वो आग बगोला हो गया और कहने लगा, आप मेरे बेटे पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? और जहाँ तक इसकी सेहत की बात है तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अस्पताल जाने की मेरे बेटे को नहीं बल्कि आपको ज़रूरत है, जो इतने छोटे से बच्चे पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रही हैं। अरे इसे तो अभी ठीक तरह से बाज़ चीज़ों का पता भी नहीं है, जबकि आप ये कह रही हैं कि वो लड़कियों को अजीबो-गरीब नज़रों से देखता है। आप क्या मेरे बच्चे को इस स्कूल से निकालेंगी? मैं खुद ही अब मज़ीद अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ने नहीं दूँगा। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो गया था। मैंने इसे सँभालने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं आ रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने अपने बच्चे को स्कूल से उठवा लिया और दूसरे स्कूल में डाल दिया। लेकिन ये मामला यहीं पर ही रुका नहीं था, बल्कि दूसरे स्कूल में जाने के बाद मेरे बच्चे की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। पहले वो हमसे थोड़ी बहुत बात कर लेता था, लेकिन अब उसने बात करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वो हर वक्त ही अपने कमरे में बंद रहता था। एक और चीज़ जो मुझे हैरान कर रही थी वो ये थी कि अब इसने गाड़ियों की बजाय मुझसे गुड़िया की फरमाइश शुरू कर दी थी। मुझे लगने लगा कि शायद मैडम ठीक ही कह रही थी। अब वो वक्त आ गया था कि इसे अस्पताल ले जाया जाए। जब मैंने अपने शौहर से बात की तो हर बार की तरह मेरे शौहर ने इस बार भी मेरी मुखालफत की और मुझे इंतहाई सख्ती से मना किया कि मैं दोबारा इससे कभी भी इस बारे में बहस ना करूं। मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि खामोशी इख्तियार कर लेने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
पहले ही अपने बड़े बेटे को खो चुकी थी, अब अपने छोटे बेटे को भी खोने की हिम्मत नहीं रखती थी। और जहाँ तक मेरे शौहर का सवाल था, तो मैं इससे बहुत मोहब्बत करती थी और इसके बगैर जीने का तसव्वुर ही मुझे बेचैन कर देता था। इसलिए शौहर की बात मानना मेरी मजबूरी थी। और मेरा शौहर बड़े बेटे की मौत के बाद छोटे बेटे को लेकर बहुत हसास हो गया था। वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मगर मैं एक माँ थी, हर चीज़ को बारीक बीनी से देख रही थी। शाम का वक्त था, मैं मामूल की तरह किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब अचानक ही मुझे अपने बेटे के कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं परेशानी से इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो इस वक्त एक 26 साला नौजवान था, लेकिन उसने अपने हाथ में एक गुड़िया उठा रखी थी और वो इस गुड़िया को बुरी तरह से मार रहा था। उसको ये सब करता देखकर मैं परेशान हो गई। मैं तेजी से इसके पास गई और इससे पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रहे हो। चंद लम्हे तो मेरी आंखों में वो देखता रहा। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी चमक फैली हुई थी। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि ये दहशत है या हवस, लेकिन जो कुछ भी था मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय मेरी आंखों में ही देखता चला गया था। आज इतने अरसे के बाद उसकी हालत दोबारा पहले जैसी हो गई थी। चंद दिन पहले तक मैं ये समझने लगी थी कि शायद मेरा वहम है, मेरा बेटा सेहतमंद हो गया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये एक वक्ती शिफा है। चंद लम्हों तक वो मेरी तरफ यूं ही देखता रहा, फिर अचानक ही उसके जिस्म को एक झटका लगा और वो तेजी से बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने बालों को हाथों में जकड़ लिया था और अपने बाल जोर जोर से खींचने लगा था। उसको यूं बाल नोचते देखकर मेरा दिल बैठता जा रहा था और मैंने इससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम वो मुझे बता दो। वो एकदम ही ऊंची आवाज में चिल्लाया और कहने लगा, तुम लोग मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते। कोई भी मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकता। मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ, सारे निकल जाओ मेरे कमरे से। ये कहकर उसने मुझे कमरे से निकाल दिया। मैं उसके कमरे के दरवाजे के सामने ही बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोता देखकर थोड़ी देर ही गुजरी थी जब मेरा शौहर भी वापस घर आ गया। मुझे इस तरह से वो रोता देख गया। मुझे रोते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मेरा शौहर भी वापस ऑफिस से आ गया। मुझे इस तरह से रोता देखकर वो परेशान हो गया और मुझसे पूछने लगा, क्या हो गया है तुम्हें? अपनी ये क्या हालत बना रखी है और यहाँ पर इस तरह बैठी रो क्यों रही हो? क्या दोबारा से अपने बेटे से कोई लड़ाई हो गई है? उसने एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर डाले। इसकी बात सुनकर मैं इसके गले लग गई और मजीद ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। मैंने इसे थोड़ी देर पहले हुए वाक़े के बारे में बता दिया। उसने जोर से असद के कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैंने इसे रुक जाने के लिए कहा, लेकिन मेरा शौहर दोबारा से तैश में आ गया था और जब वो गुस्से में आता था तो कोई भी इसे संभाल नहीं सकता था। मैं भी साइड पर होकर खड़ी हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे शौहर का गुस्सा भी मुझ पर ही निकले। मैं वाकई में बहुत ज़्यादा डर गई थी। अपने बेटे को इस तरह वहशी अंदाज में चिल्लाते देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। थोड़ी ही देर बाद असद ने दरवाज़ा खोला और निहायत ही नॉर्मल अंदाज में पूछने लगा, क्या हो गया है? क्यों आफत मचाई हुई है? ये तुमने अभी अपनी माँ के साथ बदतमीजी क्यों की? मेरे शौहर ने लगे हाथों इससे पूछ डाला। उनकी बात सुनकर वो हैरान और परेशान हो गया और मेरी तरफ मासूमियत से देखते हुए पूछने लगा, अम्मी, मैंने कब आपसे बदतमीजी की? इसे रंग बदलता देखकर मैं खुद हैरान रह गई। मैं ज़रूर कहती कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी आंखों में फैली हुई नादानी को देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। वाकई इसे कुछ याद नहीं था कि उसने अभी चंद लम्हे पहले ही मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अपने शौहर को कहने लगी, ये ठीक कह रहा है, इसमें कुछ भी नहीं किया। क्या तुम दोनों पागल हो या फिर मुझे पागल बनाने की कोशिश में लगे रहते हो? मेरे शौहर ने गुस्से से कहा और तेजी से अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसका गुस्सा करना बनता भी था। मैंने दोबारा से अपने बेटे की तरफ देखा, जो अब फिक्रमंदी से मेरे चेहरे की तरफ ही देख रहा था। मैं तेजी से इसके पास गई और इसे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे तसल्ली दी और कमरे में लाकर बिस्तर पर बिठा दिया। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इसके कमरे में बहुत सारी गुड़ियाँ पड़ी हुई थी, जबकि दूसरे ही कोने में बहुत सारे हथियार भी पड़े हुए थे।
میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس عمر میں بھی گڑیا کے ساتھ کیوں کھیلتے ہو؟ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر پراسرار انداز میں کہنے لگا، کیونکہ گڑیا کچھ بول نہیں سکتی۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمرے کے کونے کی طرف گیا، وہاں سے وہ گڑیا ڈھونڈنے لگا۔ یقیناً اس نے وہاں سے سب سے پیاری گڑیا اٹھائی۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ گڑیا لے کر میرے پاس آ گیا۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور بہت ہی عجیب انداز میں کہنے لگا، امی دیکھیں، یہ گڑیا بات نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر اس وقت وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دوبارہ سے اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس کی میرے ہاتھ پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ وہ غور سے گڑیا کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے گڑیا کے بال پکڑے اور ایک ایک بال نوچ کر اکھاڑنے لگا۔ یہاں پر میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گڑیا لینی چاہی، لیکن اس نے دوبارہ سے گڑیا جھپٹ لی اور مجھے کہنے لگا، رکیے امی، آپ یہاں پر بیٹھ کر تماشا دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں دکھانی ہیں۔ وہ بہت ہی عجیب انداز میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ گڑیا کی دکان کو زور زور سے مسلنے لگا۔ اس کے بعد وہ گڑیا کی گردن کو زور زور سے مسلنے لگا، پھر اس کے بازوؤں کی باری آئی، پھر اس کے ہاتھوں کی اور پھر اس کے باقی جسم کی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ گڑیا اسد کے لیے زندہ ہو اور جیسے وہ واقعی اس کی تکلیف محسوس کر کے خوش ہو رہا ہو۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے گڑیا ایک کونے میں پھینک دی اور مجھے کہنے لگا، دیکھیں امی، میں نے اسے جی بھر کر تکلیف پہنچائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کچھ بھی بول نہیں پائی۔ اسی لیے مجھے اس گڑیا سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، میرا بس چلے تو ان کو زندہ جلا دوں، مگر مجھے پتا ہے کہ اس سے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون مل جائے گا اور میں پھر انہیں دوبارہ تکلیف نہیں دے پاؤں گا۔ اسی وجہ سے میں نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے، تاکہ دوبارہ نئے سرے سے تکلیف دے سکوں۔ بیٹے کی بات سن کر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنے بیٹے کی ذہنی کیفیت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور وہ مجھے خاموش کروانے لگا تھا اور کہنے لگا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پاگل نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا، اس کی تکلیف محسوس کر کے خوش ہو رہا ہو۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے گڑیا ایک کونے میں پھینک دی اور مجھے کہنے لگا، دیکھیں امی، میں نے اسے جی بھر کر تکلیف پہنچائی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کچھ بھی نہیں بول سکی۔ اس لیے مجھے اس گڑیا سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، میرا بس چلے تو ان کو زندہ جلا دوں، مگر مجھے پتا ہے کہ اس سے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون مل جائے گا اور میں پھر انہیں دوبارہ تکلیف نہیں دے پاؤں گا۔ اسی وجہ سے میں نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے، تاکہ دوبارہ انہیں نئے سرے سے تکلیف دے سکوں۔ بیٹے کی بات سن کر میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنے بیٹے کی ذہنی کیفیت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مجھے خاموش کروانے لگا اور کہنے لگا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پاگل نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا، صرف میرے ساتھ ایک بار ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، یوں میری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ چند لمحوں تک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میں نے اسے مزید کہا کہ پچھلے 25 سالوں سے میں تمہاری تکلیف کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں آج تک یہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ تمہارے اندر کتنا دکھ بھرا ہوا ہے اور یہ دکھ کس چیز کا ہے۔ صرف مجھے آخری بار موقع دے دو تاکہ میں تمہاری مشکل حل کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ اس نے مجھے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری مشکل حل ہو گئی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے اسے پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ یہ شہر کا سب سے اچھا اور مانا جانے والا سائیکالوجسٹ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتی، سائیکالوجسٹ نے مجھے خاموش کروا دیا اور مجھے کمرے سے باہر نکلنے کا کہا۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ اب وہ ضرور میرے بیٹے کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور پتہ لگا لے گا کہ یہ کس طرح کی مشکل سے گزر رہا ہے۔
काफ़ी देर गुजर गई, ना जाने अंदर कौन सी बातें हो रही थीं, मुझे तजस्सुस होने लगा था। मेरी बेचैनी में भी इजाफा होता जा रहा था। तकरीबन 2 घंटों के बाद मेरा बेटा बाहर निकला। इसके साथ ही साइकोलॉजिस्ट ने मुझे कमरे के अंदर बुला लिया। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिराया हुआ था। वो मुझे कहने लगा कि आप इतने ज़हीन इंसान को क्या सोचकर मेरे पास लेकर आई हैं। इसने तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपका बेटा बिल्कुल भी पागल नहीं है, बल्कि इसके पास तो अल्लाह ताला की दी हुई बहुत सी सलाहियतें हैं। मैं इसे बताना चाहती थी कि मेरा बेटा गुड़िया के साथ खेलता है, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। यूं लग रहा था जैसे वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। जिंदगी में पहली बार मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ था और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही थी। जब मैं बाहर गई तो बाहर मेरा बेटा खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। वो मुझे कहने लगा, अब आपको यकीन हो गया ना कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं मुस्कुरा दी और फिर इसके कंधे पर चपट लगाते हुए कहने लगी, तुम फिर इस तरह की हरकतें क्यों करते हो? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम मुझे कितना परेशान रखते हो। आज वो नॉर्मल अंदाज में मुझसे बातें कर रहा था। उसके साथ साथ वो हंसी मजाक भी कर रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो पुरानी जिंदगी की तरफ लौट आया हो। जब हम दोनों हंसते मुस्कुराते घर के अंदर दाखिल हुए तो मेरा शौहर भी चंद लम्हों के लिए हैरान रह गया। फिर हम दोनों को दुआ देते हुए कहने लगा, अल्लाह ताला तुम माँ बेटे को इसी तरह से हंसता खेलता रखे। फिर इसने जल्दी से पैसे निकाले और सदका देने के लिए चला गया। मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश थी। आज इतने अरसे के बाद मैंने अपने बेटे से खुलकर बात की थी। मैंने ना सिर्फ इसकी परेशानी सुनी थी, बल्कि इसे अपनी परेशानियों के बारे में भी बताया था। साइकोलॉजिस्ट की बात अभी तक मेरे जहन में गूंज रही थी कि आपका बेटा मेरी सोच से भी ज़्यादा ज़हीन है, और इसकी यही बात मुझे खुशी पहुंचा रही थी। मुझे शुरू से ही अपने बच्चों की तारीफ़ें सुनने की आदत थी, लेकिन जब से मेरे बड़े बेटे का इंतकाल हुआ था तब से मेरी हालत टूट सी गई थी, क्योंकि इसके बाद मेरे बेटे ने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिसकी वजह से कोई मेरे सामने इसकी तारीफ़ करता। हमेशा जब भी मुझे अपने बेटे के बारे में कोई बात सुनने को मिलती तो सब यही कहते थे कि तुम्हारे बेटे को कोई नफ्सियाती मसला है और इसका इलाज करवाओ। आज ये बात मेरे सामने क्लियर हो गई थी कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अब मुझे अपने बेटे की शादी की फिक्र होने लगी थी। मैंने जब अपने बेटे से शादी का जिक्र किया तो वो बच्चों की तरह खुश होने लगा और कहने लगा, मैं भी आपसे अपनी शादी की बात करने ही वाला था। इसने ये बात बहुत ही पुरजोश अंदाज में कही थी, लेकिन जब मैंने इसकी अगली बात सुनी तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मेरा बेटा एक गूंगी लड़की से शादी करने की फरमाइश कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो आखिर इस तरह की फरमाइशें क्यों करता है। अचानक ही मेरे जहन में वो मंजर घूमने लगा जब वो अपनी गुड़ियों के साथ बुरा सलूक कर रहा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मुझे ना जाने क्यों लग रहा था कि अगर मैं इन्हें गूंगी लड़की को इसके हवाले कर दूं तो ये इस लड़की के साथ वैसा ही सलूक करेगा जैसा सलूक ये गुड़ियों के साथ करता है। मैंने इसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसने सिर्फ एक ही जिद लगाई हुई थी कि मैंने अगर शादी करनी है तो गूंगी लड़की से ही करूँगा। अगर आप लोग मेरी शादी नहीं करवा रहे तो मुझे बता दें, मैं खुद ही अपने लिए कोई गूंगी लड़की ढूंढ लूँगा। अब उसने ये बात दो टोक अंदाज में कही थी। मैंने फिक्रमंदी से अपने शौहर की तरफ देखा। मेरा शौहर भी परेशान नजर आ रहा था। मेरे शौहर ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। अपने बेटे की जिद से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। जब एक बार ये कोई काम करने का इरादा कर लेता है तो इसे इस काम से हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए बेहतर यही है कि इसकी बात मान ली जाए। बात तो मैंने भी मनाने का फैसला कर ही लिया था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि इसके लिए गूंगी लड़की कहाँ से तलाश करूं। जब मैंने रिश्ते वाले से बात की तो रिश्ते वाला हंसने लगा। फिर मेरा मजाक बनाते हुए कहने लगा, मैं पहली बार एक ऐसी औरत को देख रहा हूँ जो खुद ही गूंगी लड़की का मुतालबा कर रही है। उसकी बात सुनकर मैं बुरा मना गई और इसे कहने लगी कि मैं किसी भी किस्म का मजाक नहीं कर रही, बल्कि ठीक बात कर रही हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मुझे बता दो, वरना मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ।
वो मुझसे माजरत करने लगा और कहने लगा, अरे मैं कौन होता हूँ आपका मजाक बनाने वाला, मैं तो बस अपनी हैरानगी का इजहार कर रहा था। आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हों, आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और गूंगी लड़की लाऊंगा कि देखकर दिल खुश हो जाएगा। वो यूं बात कर रहा था जैसे वो लड़की का नहीं बल्कि मिठाई लाने का जिक्र कर रहा हो। थोड़ी ही देर बाद मैंने उसे घर से रुखसत कर दिया। मेरी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे इस गूंगी लड़की की किस्मत पर अफसोस हो रहा था और इसके साथ साथ शदीद बेबसी का भी एहसास हो रहा था। समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैं बस किसी तरह से अपने बेटे के दिमाग में चलने वाली खुराफात का अंदाज़ा लगाना चाहती थी, जो मुझे नामुमकिन नज़र आ रहा था, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने जज्बात पर काबू कर लेता था। उसने मुझे आज तक ये भी अंदाज़ा नहीं होने दिया कि कब वो दुखी होता है या कब वो खुश होता है। मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अगले 2 दिनों में रिश्ते वाले ने मेरे बेटे के लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली। जब मैंने इस लड़की की तस्वीर देखी तो चंद लम्हों के लिए देखती ही रह गई। बिलाशुबा वो बहुत ही प्यारी और हसीन लड़की थी। हुस्न के मामले में उसे किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं थी। वो बोल नहीं सकती थी। मैं जब इसकी माँ से मिली तो इसकी माँ मुझसे मिलकर बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गई। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतने प्यारे और खूबरू बेटे का इसकी लड़की के लिए रिश्ता लाऊंगा। इसने तो खुद मुझसे ये बात कही थी कि मुझे लगता था कि मेरी बेटी की शादी किसी मामूली से इंसान के साथ होगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला इस बार इतना करम कर देगा। उसकी बात सुनकर मैं बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई थी, क्योंकि मैं ये खुद नहीं जानती थी कि इस लड़की के साथ क्या होने वाला है। जब मैंने अपने बेटे को लड़की की तस्वीर दिखाई तो वो कहने लगा, मुझे इसका चेहरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो बोल नहीं सकती। ये बात उसने बहुत ही पुरस्कार अंदाज में कही थी। इस वक्त भी मेरे दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया था कि मेरे रिश्ता तोड़ दूं और एक मासूम लड़की पर जुल्म मत करूं। शादी का दिन करीब आ गया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जबकि मेरा बेटा बहुत खुश नज़र आ रहा था। इस लड़की के चेहरे पर भी खुशी की मिली जुली कैफियत थी। जबकि मैंने इस लड़की को बेटे के कमरे में छोड़ा तो अपने बेटे को हिदायत की कि इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और इसे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना। ये इंसान है, कोई गुड़िया नहीं है। उसने संजीदगी से मेरी बात सुनी और मुझे कहने लगा कि यहीं पर आपका काम ख़त्म हो गया है, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। वो पूरी रात मैंने फिक्रमंदी से गुजारी। सुबह के वक्त जब मैं उठी तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। वो दोनों इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे। लड़की का रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बेटे की धमकी ने मेरे बेटे की भी आंखें बहुत बुरी तरह से सूजी हुई थीं। तब मुझ पर ये राज आश्कार हुआ कि ये वही लड़की थी जिसको बचपन में वो अपने स्कूल में घूरता था। दरअसल मेरे बेटे की मौत एक बिल्डिंग से गिरने की वजह से हुई थी। इस बिल्डिंग से उसे उसके दोस्तों ने ही गिराया था, लेकिन बाद में हमें ये बताया गया कि उसने खुदकशी की है। तब ये मंजर वो गूंगी लड़की देख रही थी, लेकिन उसने तब ये बात छुपाए रखी और बाद में फिर मेरे छोटे बेटे को बता दिया। तब केस बंद हो गया था। मेरे छोटे बेटे ने मुझे इस बारे में बताया, लेकिन मैंने इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो गूंगी लड़की भी गवाही देने के लिए तैयार ना थी। उसने हमसे इस किले को भूलने पर इसीलिए हमने इस वाक़े को भूलने पर तरजीह दी। थोड़ी ही देर बाद मेरा बेटा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये बेकसूर थी और बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया। तकरीबन 1 महीने के बाद वो लौट कर आया। तब वो बिल्कुल बदल गया था और एक अच्छा इंसान बन गया था। वो अपनी बीवी के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगा। उसको खुश देखकर मैं भी खुश हो गई थी, वरना मेरे दिल में अजीब वसवसे बैठ गए थे। ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा इस गूंगी लड़की को बेजान गुड़िया की तरह तशद्दुद करेगा।